हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अपनी ब्रेटन साइकिल, जो कि हमको इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स में देखने को मिलती है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं ब्रेटन साइकिल, ये थोड़ा सा इसका आउटलुक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ब्रेटन साइकिल यूज़ कहाँ होती है। तो ये यूज़ होती है हमारी जो गैस टरबाइन पावर प्लांट होते हैं, मतलब जो गैस से टरबाइन को घुमा के इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, उसमें जो साइकिल या जिस प्रिंसिपल पे वो काम करती है उसको बोलते हैं ब्रेटन साइकिल। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं यूज़ कहाँ होती है। तो ये होती है सिंपल गैस टरबाइन पावर प्लांट में। अगर एक बार इस डायग्राम को हम समझ लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है इसका डेरिवेशन वगैरह करना। हम डेरिवेशन आगे देखेंगे। तो ये इसका स्ट्रक्चर है कि एक पावर प्लांट काम कैसे करता है। तो पावर प्लांट में एक कंप्रेसर होता है, एक टरबाइन होती है, और एक इधर से कुछ कंबसन हो रहा होता है गैसेस में। एक चीज़ आपको अगर ये डायग्राम बनाए तो ध्यान रखना है कि कंप्रेसर का जो डायग्राम होता है वो इधर से कंप्रेसर को वाइड दिखाते हैं एंड इधर से थोड़ा थिन या पतला दिखाते हैं। एंड इसका मतलब होता है कि ये एयर को कंप्रेस कर रहा है, कंप्रेस दिखाता है। और टरबाइन में कहीं ना कहीं एक्सपेंशन शो होता है हमको। तो इसमें क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। क्या होता है, जो हमारी इनलेट गैस होती हैं या कुछ एयर, मेन थिंग एयर होती है, तो इधर से हम एयर को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, एयर इनलेट। तो हमने इसको एयर को दिया, एयर कंप्रेसर के पास गई, कंप्रेसर क्या करेगा, एयर को कंप्रेस करेगा, ये तो सबको पता है। बट जो चीज़ याद रखनी वो है कि इधर एडियाबैटिकली कंप्रेस करेगा, एडियाबैटिकली। ये मेन पॉइंट याद रखने की बात है कि एडियाबैटिकली कंप्रेशन होगा, हमारे एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। तो एयर का कंप्रेशन होगा तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो जो हाई प्रेशर और टेम्परेचर वाली गैस होती है वो कंप्रेसर से होकर इधर आगे बढ़ती है, जो ये एरो आपको दिख रहे होंगे। इधर पे जाके हमारे में जो गैस होती हैं हाई प्रेशर और टेम्परेचर वाली गैस, उसमें फ्यूल एडिशन करते हैं। उसमें कुछ फ्यूल ऐड करेंगे, सपोज पेट्रोल जैसा बाइक वगैरह में हम आईसी इंजन में ऐड करते हैं, ऐसा इधर भी कुछ इसमें फ्यूल ऐड करते हैं, जिससे ये गैस हाई टेम्परेचर पर होती हैं और उसमें हम स्पार्क प्लग या कुछ स्पार्क डिवाइस से कंबसन करते हैं, जिससे गैस बर्न होती है हमारी। तो इधर से गैस हमारी बर्न होती है, फ्यूल एडिशन होता है, मेन थिंग है हमारा कंबसन होता है इधर, और वो होता है कांस्टेंट प्रेशर पे। मतलब इस प्रोसेस के दौरान हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट प्रेशर। अब क्योंकि जो गैस थी उसमें पहले से ही प्रेशर टेम्परेचर ज़्यादा था, फ्यूल मिल गया, वो और ज़्यादा पावर से कंबसन हुआ और कंबसन से उसका और प्रेशर टेम्परेचर बढ़ गया। प्रेशर कांस्टेंट रहा बट उसका वॉल्यूम और ज़्यादा बढ़ गया और उसका टेम्परेचर बढ़ गया। तो जो ये हाई वॉल्यूम टेम्परेचर की गैसें इधर आएंगी, इधर एक हमने टरबाइन लगा के रखी है, तो इधर से ये टरबाइन को रन करेगी। जो ये गैसेज हैं ये टरबाइन में आई, टरबाइन को इसने रन किया, तो टरबाइन क्या करेगी, हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी। इलेक्ट्रिसिटी अब हमको कुछ वर्क देगी। तो टरबाइन हमको इधर से क्या देती है, कुछ वर्क देती है। और जैसे इधर कंप्रेशन हुआ था एडियाबैटिकली, टरबाइन में हमारा क्या होता है, टरबाइन में होता है एक्सपेंशन। तो टरबाइन में होता है हमारा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो ये हो गया हमारा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और इधर से क्या होता है, हमको कुछ वर्क आउटपुट मिलता है। बट जैसे हमने एक बार कंप्रेसर चला दिया तो टरबाइन से उससे गैस आगे बढ़ेगी, टरबाइन घूमेगी। तो अब हम कंप्रेसर को किस चीज़ से चलाएं, ऐसे कंप्रेसर को बाहर से बिजली नहीं देते हैं कि ऐसा तो हमको बहुत ज़्यादा इनपुट लग जाएगा कि अलग से कंप्रेसर कोई बिजली दें। तो जो इसका वर्क हमको टरबाइन से नेट वर्क मिलता है, जैसे मैं इस चीज़ को थोड़ा रफ कर देता हूँ, ये आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब इधर से जो हमको वर्क मिलता है, मतलब डब्ल्यू टरबाइन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डब्ल्यू टरबाइन। इस वर्क में से कुछ वर्क ये वापस यूज करती है कंप्रेसर को चलाने के लिए। मतलब कुछ वर्क इसका जो होता है ये वापस हम कंप्रेसर को दे देते हैं, इसको बोलते हैं डब्ल्यू सी। तो टरबाइन का कुछ वर्क हमने कंप्रेसर को दे दिया, जिससे हम कंप्रेसर को दोबारा रन करते हैं। मतलब एक बार कंप्रेसर को हमने बाहर से स्टार्ट किया, उससे प्रोसेस स्टार्ट हो गई, फिर वापस इस टरबाइन की ही बिजली से हम क्या करेंगे, कंप्रेसर को चलाने लगेंगे। तो जो हमको नेट वर्क डन मिलता है टरबाइन का, वो कितना मिलता है, डब्ल्यू आउटपुट कितना मिलता है। तो अगर मुझे डब्ल्यू आउटपुट देखना है ओ, तो जो डब्ल्यू टरबाइन वर्क करती है उसमें से हम माइनस कर देते हैं डब्ल्यू सी, क्योंकि हमको टरबाइन तो डब्ल्यू टी वर्क देती है, टरबाइन का वर्क डब्ल्यू टी, बट उसमें से डब्ल्यू सी वर्क हम वापस यूज़ कर लेते हैं। तो नेट आउटपुट हमको डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू सी मिलता है। तो ये हमारा इसका बेसिक स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है। और ये ओपन साइकिल होती है, इधर से गैस निकल गई, इधर से क्या होता है, टरबाइन के बाद हमारा एग्जॉस्ट प्रोसेस होती है। तो इधर से हमारा एग्जॉस्ट होता है जो कांस्टेंट, ये भी प्रेशर पे होता है, बट ये ओपन साइकिल है तो ऐसा कुछ मतलब हम कंसिडर करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एग्जॉस्ट होता है हमारा फाइनल प्रोसेस में टरबाइन के बाद। अब इसमें एक चीज़ हम और यूज़ करते हैं
कि जो हमारी एग्जॉस्ट गैस होती हैं इनमें कुछ अभी प्रेशर और टेम्परेचर बचा होता है, मतलब ये हाई टेम्परेचर, इसका कुछ टेम्परेचर भी हाई होता है और कुछ प्रेशर भी इनमें होता है। और इधर हमको कंप्रेस करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि इसमें गैस को हम कंप्रेस कर सके, उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा सकें, तो हम एक और नया डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, रीजनरेटर। मतलब एक डिवाइस यूज़ किया, रीजनरेटर। तो रीजनरेटर क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है। जो इधर की एग्जॉस्ट गैस निकली थी जिनमें बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर था, तो वो हमने इधर से ला के वापस इस सप्लाई को कनेक्ट किया और इस सप्लाई को भी इस इनलेट एयर के साथ वापस दे दिया। मतलब कुछ परसेंट इधर से निकल जाएगा, बट कुछ गैसेस का हम वापस इस्तेमाल करके इसको इनलेट में दे देते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, जो एयर इधर से आ रही थी, ये नॉर्मल एयर थी, इसको ये वाली एयर क्या करेगी, हीट कर देगी या फिर प्री हीट कर देगी। तो रीजनरेटर क्या करेगा, जो नई हमारी एयर आई थी उसको प्री हीट कर देगी, उससे जो कंप्रेसर को एयर मिलेगी वो पहले से ही कुछ कंप्रेस्ड मिलेगी और उसका टेम्परेचर हाई होगा। तो हमारा जो इनपुट होगा वापस कंप्रेसर में, जो ये हमको कम लगेगा। तो ये था रीजनरेटर का फ़ायदा। तो रीजनरेटर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली जो ये एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं इनको वापस टरबाइन में डाल देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा रीजनरेटर। थोड़ा सा शॉर्टली इसका डायग्राम भी समझ लेते हैं कि इसका डायग्राम कैसे बनता है। तो आइए देखते हैं। इधर जगह कम है, मैं इधर ही बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। तो अगर इसका मैं पीवी डायग्राम बना रहा हूँ, पीवी, तो हमने सबसे पहले देखा कि एयर इनलेट हुई और हमारा कंप्रेशन हुआ एडियाबैटिकली। तो 1 से 2 क्या होता है इस प्रोसेस में, इस तरीके से। सबसे पहले हमारा इस तरीके से कुछ 1 से 2 एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। तो ये 1 है, ये 2 है, और 2 से अब इधर 3 प्रोसेस जाते हैं। तो फ्यूल एडिशन होता है, कंबसन होता है कांस्टेंट प्रेशर पर। मतलब 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर पर आगे बढ़ते हैं कुछ इस तरीके से। और 3 से 4 क्या होता है, वापस 3 से 4 क्या होता है, वापस एक्सपेंशन होता है, और वो भी एडियाबैटिक होता है। तो 3 से 4 वापस एडियाबैटिक एक्सपेंशन कुछ इस टाइप से होता है। और वैसे ये बस ओपन साइकिल है, क्योंकि ये 4 से एग्जॉस्ट निकल जाता है। बट अगर हम इसका हमको वर्क डन वगैरह निकालना है तो कंप्लीट साइकिल कंसिडर करके चलते हैं। तो 4 से 1 हम वापस मान लेते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर से वापस इसका वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, कंप्रेशन, या फिर कांस्टेंट, ये जस्ट इसको साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हम कांस्टेंट प्रेशर से इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो जो ये हमारी साइकिल बनती है, ये हमारी ब्रेटन साइकिल। तो चलिए, इसका हमने थ्योरी आउटलाइन समझ लिया है कि होता क्या है, कहाँ काम होता है। काम होता है इसका सिंपल गैस टरबाइन पावर प्लांट में। अब हम इसका थोड़ा इफिशियंसी का डेरिवेशन कर लेते हैं, जो कि हमारा मेनली एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारी चाहे ऑटो साइकिल हो गई, डीजल साइकिल हो गई, एटकिंसन साइकिल हो गई, ब्रेटन, इन सब का हमको इफिशियंसी का डेरिवेशन बहुत अच्छे से याद रखना है। तो चलिए देखते हैं आगे। चलिए, तो अब हम इसकी इफिशियंसी कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले मैंने इसका पीवी डायग्राम आपके सामने बना दिया है। 1 से 2 क्या होता है, हमारा कंप्रेशन होता है, जिसमें हमको WC कंप्रेसर का कुछ वर्क देते हैं। 2 से 3 हम हीट एडिशन करते हैं, क्योंकि कंबसन करते हैं, फ्यूल एडिशन करते हैं, तो उससे हम Q1 हीट उसमें दे रहे हैं। 3 से 4 टरबाइन में एक्सपेंशन होता है, तो हमको W आउटपुट कुछ मिलता है। कितना आउटपुट मिलता है, तो जो W टरबाइन है माइनस W कंप्रेसर, तो ये हो जाता है हमारा WT माइनस WC। ये अच्छे से आप सुन लीजिए, WT माइनस WC, क्योंकि नेटवर्क टरबाइन से तो WT मिलता है, बट WC वर्क उसमें से हमारा यूज़ हो जाता है। और उसके बाद 4 से 1 में एग्जॉस्ट होता है। एग्जॉस्ट में कुछ हीट बाहर निकल जाती है, क्योंकि कुछ हॉट गैसेस बाहर निकल रही थी, जो कि Q4 होता है, वो Q2 होता है, जो कि 4 से 1 में होता है। तो ये हो गई हमारी ब्रेटन साइकिल। और ये 1 और 4 पे प्रेशर हमारा बराबर है, क्योंकि कॉन्स्टेंट प्रेशर पे प्रोसेस हुई। और 2 से 3 में हमारे P2 और P3 आपस में बराबर है, क्योंकि ये भी कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। अब हमको निकालनी है अपनी इफिशियंसी को हम डिनोट करते हैं ईटा से। ईटा का फॉर्मूला क्या होता है कि हमको आउटपुट क्या मिला अपॉन इनपुट, हमने इनपुट क्या दिया, सीधी चीज। आउटपुट हमको क्या मिला, Q1 माइनस Q2। क्यों, हमने Q1 हीट उसको दी है, उसने Q2 निकाल दी, तो जितनी बची हीट है उसका हमको कुछ उसने वर्क बना के दे दिया, कुछ आउटपुट दे दिया। तो आउटपुट क्या मिला, Q1 माइनस Q2, और हमने उसको इनपुट क्या दिया था, नेट इनपुट दिया था हमने Q1। तो ये क्या आ गया हमारा 1 माइनस Q1 से Q1 डिवाइड हो गया, Q2 अपॉन Q1। अब हमको Q2 और Q1 फाइंड करना है। तो आपको पता होगा Q का फॉर्मूला, हीट का फॉर्मूला होता है MC डेल्टा T। ये फॉर्मूला आपने पहले भी ऑटो डीजल साइकिल वगैरह में पढ़ रखा होगा। और क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो रही है, तो MCP आएगा, MCP डेल्टा T। तो अगर हमको Q1 निकालना है जैसे, तो Q1 में क्या आएगा, MCP। और Q1 प्रोसेस में टेम्परेचर कौन सा यूज होगा,
हीट जब 1 से ऐड हो रही है तो टेम्परेचर 2 से 3 में जा रहे हैं, तो T3 माइनस T2 होगा, T3 माइनस T2। सिमिलरली जब हमको Q2 फाइंड आउट करना है तो MCP, और Q2 में कौन सी प्रोसेस हो रही है, 4 से 1, मतलब कौन सा टेम्परेचर यूज होगा, T4 माइनस T1। तो इसके बाद देखते हैं हम आगे, तो हमको निकालना है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो ये कैसे निकल आएगा, तो इधर से इफिशियंसी क्या निकल आएगी, 1 माइनस Q2 की जगह हमको Q2 रख देंगे तो ये आ जाएगा MCP, और T4 माइनस T1 अपॉन MCP। ये Q1 की वैल्यू रख रहे हैं, तो Q1 की वैल्यू क्या आई हमारी, इस फॉर्मूले में रख रहे हैं हम, ये आई MCP और T3 माइनस T2। तो इधर से हमारी MCP से MCP कैंसिल, इफिशियंसी की वैल्यू क्या आई, 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। तो हमको अब ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलिए देखते हैं। तो हम जब प्रोसेस 1 से 2 देखते हैं, जब हम कौन सी प्रोसेस देखते हैं, प्रोसेस 1 से 2 प्रोसेस देखते हैं, ये कौन सी प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो 1 से 2 में हम लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ये फॉर्मूला होता है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस का, कि अगर आप टेम्परेचर के टर्म्स में लिखते हैं और प्रेशर के टर्म्स में, जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था कि PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या होता है कि P2 अपॉन P1 इज इक्वल्स टू होता है V1 अपॉन V2 की पावर गामा, ये आपको पता होगा। सिमिलरली हम T और V का रिलेशन लिखते हैं तो ये होता है T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1, ये होता है गामा माइनस 1। सिमिलरली जब हम टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन लिखते हैं तब हम लिखते हैं T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2। इस बार उल्टा नहीं होता, जैसे इधर T2 और V1 P2 और V1 हो रहा है, बट T2 और V2 सेम रहता है, T2 और P2 सेम रहता है। तो T2 इज इक्वल्स T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन P1 इसकी पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ये एक हमारी प्रोसेस का मतलब हमको फॉर्मूला पता होना जरूरी है। तो ये हमने इधर यूज़ किया T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। जब हम प्रोसेस देखते हैं 3 से 4, तो अगली प्रोसेस हम देखते हैं 3 से 4। तो इधर से हम क्या देखते हैं कि T3 अपॉन T4 कितना आएगा, T3 अपॉन T4 कितना आएगा, ये आएगा हमारा P3 अपॉन P4 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ये तो हम नॉर्मल सी बात लिख सकते हैं, बट हम देख चुके हैं कि हमारा P2 और P3 आपस में बराबर हैं, P1 और P4 आपस में बराबर हैं। मतलब मैं P3 को क्या भी लिख सकता हूँ, इधर से P3 को मैं P2 भी लिख सकता हूँ और P4 को मैं P1 भी लिख सकता हूँ, मतलब अपॉन P1 इसकी पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ये मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि हमको पता है इधर से मैं लिख सकता हूँ कि P3 इज इक्वल्स टू P2 और P1 इज इक्वल्स टू P4। ये बात समझ में आ गई। तो इधर से हम क्या देखते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड। तो इन दोनों को आप देख सकते हैं कि RHS बराबर है P2 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, इधर भी P2 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो क्योंकि दोनों का क्या बराबर है, RHS, तो इनका जो ये LHS है ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इधर से मैं लिख सकता हूँ T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू T3 अपॉन T4। ये बात समझ में आती है। अब मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं T4 को इधर ले जाऊंगा और T2 को इधर ले जाऊंगा। मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि T4 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू T3 अपॉन T2। क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो मैं दोनों में से क्या करूँगा, 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये फॉर्म का लाना है, जो अपनी वैल्यू है वो इस फॉर्म में लानी है। तो इधर से मैं क्या करूँगा, इसको मैं लिख दूंगा, मैं इधर लिख देता हूँ, इसको मैं लिख दूंगा T4 अपॉन T1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू T3 अपॉन T2 माइनस 1। RHS और LHS दोनों से मैंने माइनस 1 कर दिया तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं इससे। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, इसको नेट अगर मैं आगे लिखूंगा तो T4 माइनस T1 अपॉन T1, ये वाली चीज़, इसको सॉल्व किया। सिमिलरली अगर इसको आगे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा T3 माइनस T2 अपॉन T2। अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, T4 माइनस T1, तो इसको इधर ले आएंगे और ये वाली चीज़ें इसको ऊपर ले जाएंगे। तो इधर से हमको नेट क्या मिल जाएगा, इधर से आ जाएगा मेरा T4 माइनस T1 अपॉन में इसको ले गए तो T3 माइनस T2 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2। तो ये हमारी जो T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2 है,
ये हमको वैल्यू फाइंड करनी है टोटल, इसमें से ये वाली चीज़ की वैल्यू T1/T2 आ गई। तो आप फिलहाल इतना नोट कर लीजिए, प्लस हमको ये वाली वैल्यूज़ भी याद रखनी है आगे, जो हमने ये 2-3 वैल्यूज़ निकाली हैं फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आप इतना याद रखिए, इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। चलिए तो हम आगे फाइंड आउट करते हैं। तो अभी हमने क्या फाइंड आउट किया था अपना, कि हमारा आ गया था T4 - T1/T3 - T2। इसकी क्या वैल्यू आ गई थी, इसकी वैल्यू आ गई थी हमारी T1/T2। और हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, 1 - T4 - T1/T3 - T2। ये हम पीछे डिराइव कर चुके हैं। तो क्योंकि हम इस वैल्यू को इधर आराम से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि यही वैल्यू इसके बराबर आई थी। तो इधर से मैं लिख सकता हूँ एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 - T1/T2। अच्छा, मैं पहले ही बता चुका हूँ एडियाबैटिक प्रोसेस में हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा T1/T2 क्या होगा, V2/V1 की पावर Γ-1। एक रेशियो होता है कंप्रेशन रेशियो, जिसको हम लिखते हैं RK। इनकी बात पहले ऑटो और डीजल साइकिल में हो चुकी है। अगर आपको ये डायरेक्ट ना पता हो कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, तो आप ऑटो और डीजल साइकिल पहले पढ़ें, उससे ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो हमारे RK की वैल्यू होती है V1/V2 कंप्रेशन रेशियो, और इधर लिखा है हमारा V2/V1, मतलब ये 1/RK लिखा है, क्योंकि ये V1/V2 है। तो मैं T1/T2 को क्या लिख सकता हूँ, 1/RK और इसकी पावर Γ-1, तो इसकी पावर Γ-1। सिमिलरली तो इधर से मैं क्या लिख दूंगा, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस, और T1/T2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/RK की पावर Γ-1। तो इसको लिखूंगा 1/RK की पावर Γ-1। तो हमारी एफिशिएंसी हमारी निकल आई, इसकी यही एफिशिएंसी होती है। और हमको RK की वैल्यू, अगर RK की वैल्यू गिवन हो तो हम आराम से अपनी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। इसको कई बार प्रेशर रेशियो के टर्म्स में भी लिखा जाता है। तो प्रेशर रेशियो का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है, जैसे T1/T2 अगर मैं इसको प्रेशर के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो वो क्या आएगा, ये आएगा P1/P2 की पावर Γ-1/Γ। ये होता है हमारा टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो और जो हमारा RP होता है, ये होता है P2/P1। RP क्या होता है, प्रेशर रेशियो, इसको हम बोलते हैं प्रेशर रेशियो। RK था कंप्रेशन रेशियो, RP है प्रेशर रेशियो। तो प्रेशर रेशियो होता है P2/P1, बट इधर है P1/P2, उसका उल्टा। तो ये लिखा है 1/RP। तो मैं T1/T2 को क्या भी लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1/RP, और इसकी पावर कितनी है, Γ-1/Γ, मतलब Γ-1/Γ। गामा हमारा क्या होता है, इसको पॉइजन रेशियो बोलते हैं, जिसकी एयर के लिए वैल्यू होती है गामा की 1.4 फॉर एयर के लिए। और किसी और चीज़ के लिए अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है गामा इज इक्वल्स टू CP/CV। ये सब हम पहले स्टडी कर चुके हैं अदर साइकिल्स में। तो मेरी एक T1/T2 की वैल्यू क्या भी आ गई, 1/RP की पावर Γ-1/Γ। तो इधर से हमारी इफिशियंसी की वैल्यू क्या भी आ गई, 1/RP की पावर Γ-1/Γ। तो ये हमारी इफिशियंसी की दो वैल्यू हैं। अगर प्रेशर रेशियो दिया हो तो इस फॉर्मूले से इफिशियंसी निकल आएगी, एंड कंप्रेशन रेशियो दिया हो तो इस फॉर्मूले से इफिशियंसी हमारा निकल आएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। होप करता हूँ वीडियो आपको समझ आई होगी। वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, एंड इस तरह की और कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इससे हमको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। मैं मिलता हूँ तब तक आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।